हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर बासित हक्कानी। एंड बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग अ ब्लास्ट एट योर होम्स। रादर आई वुड से कि आजकल आपके घरों में डिनर टाइम डिस्कशन सिर्फ ये होता होगा कि बेटा बोर्ड में टॉप करना है वरना मार खानी है। अच्छा बेटा, मेरी आपसे एक सजेशन है, बोर्ड की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप लोग हमेशा हर साल यही कहानी सुनते हो कि पैटर्न चेंज हो गया है, क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। बेटा जिंदगी में एक बात याद रखो कि कुछ भी नहीं होता है। बोर्ड में जो क्वेश्चंस आने होते हैं लास्ट में वही क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग फजूल में टेंशन ले लेके अपनी दिमाग का जो मेंटल स्टेट है खराब कर देते हो। ठीक है, जो क्वेश्चंस मेरी नानी ने याद किए थे वही आपको भी याद करने पड़ेंगे, मेरी माँ ने जो याद किए थे वही आपको भी याद करने पड़ेंगे, जो मैंने याद किए थे वही आपको भी याद करने पड़ेंगे। बेटा वही क्वेश्चंस आए भी है, वही क्वेश्चंस आते भी रहेंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑब्वियसली आई हैव बीन गिवन सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली, जिनका हम एक डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर डिटेल डिस्कशन जो है पूरे चैप्टर का तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है हमारा जो कोर्स है वो है ORCC ऑनलाइन रिवीजन को जरा अंडरलाइन करेंगे, इट इज अ रिवीजन कोर्स। ठीक, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही यहां पे जो है डिस्कशन मिलेगा। तो चलिए बेटा, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो ये जो मैंने आपके लिए एक छोटी सी प्यारी सी स्लाइड बनाई है, आप देख रहे होंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड I have a DC circuit and on the right hand side I have an AC circuit। तो बेटा अगर ये DC सर्किट की ओर आप देखोगे, इसको क्यों हम DC सर्किट कहते हैं? क्योंकि इस सर्किट में कनेक्टेड है एक बैटरी, जिस बैटरी को हम बोलते ही है बेटा DC सोर्स। और मैंने यहां पर बनाया है 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3। तो बेसिकली ये सर्किट क्या है? ये सर्किट में 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, जो किस कॉम्बिनेशन में मैंने यूज किया बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और ये तीनों रेजिस्टर्स जो है कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ जिसका EMF E है। और इस बैटरी को मैं कौन सा सोर्स कहता हूं बेटा? DC सोर्स। क्यों इसको DC सोर्स का नाम दिया जाता है? बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट EMF। सही बात है। अच्छा, straight away let us start with question। let's start with a simple question। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं बेटा, ये जो सर्किट है, ये सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बताओ। ये सर्किट का बेटा नेट रेजिस्टेंस बताओ। आप बोलेंगे सर सीरीज में है तो कौन सी बड़ी बात है? सीरीज में जब रेजिस्टर्स होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस होता है बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सही बात है। तो यहां पे मैं लिखूंगा नेट रेजिस्टेंस ऑफ द DC सर्किट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बेटा जी R1 प्लस करेंगे R2 प्लस करेंगे R3। बिल्कुल सही जवाब आपने बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, अगर इसका नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 है, मैं आपको बोलूंगा बेटा फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ। ये नेट रेजिस्टेंस का मुझे फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ। नेट रेजिस्टेंस क्या होती है? आप बोलेंगे सर ये जो नेट रेजिस्टेंस होती है इट इज द, आपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द नेट रेजिस्टेंस इट इज द, शाबाश, नेट अपोजिशन टू द फ्लो, नेट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ओके, ये क्या बात हो गई? आप लोगों को पता है बेटा जो रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर करंट के फ्लो करने को अपोज करता है। एंड द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a resistance opposes the flow of current through it is called as the resistance। ठीक है, तो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है? R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कितनी शिद्दत से, कितनी ताकत से यह सर्किट जो है DC करंट को अपोज करता है। R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब यह हुआ कि जितनी सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होगी ज्यादा, उतना अपोजिशन क्या होगा ज्यादा, उतना करंट फ्लो क्या होगा कम। बहुत बढ़िया, जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना करंट फ्लो कम होगा। यह एक ऐसी एग्जांपल मैं देता हूं बेटा, जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों का दिमाग में जो है ना रेजिस्टेंस होता है, समझने का रेजिस्टेंस, मतलब आप सीधे सीधे तो समझते नहीं है, ठीक है ना बेटा? तो यूर ब्रेन ऑफर्स रेजिस्टेंस, ठीक है?
तो वैसे ही ए सर्किट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। अब जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा है उतनी करंट कम होती है। तो इस सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस है बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, भाई साहब कितना करंट फ्लो हो रहा है इस डीसी सर्किट में, आपका आंसर होना चाहिए सर करंट फ्लो निकालना कौन सी बड़ी बात है। करंट फ्लो निकालना कौन सी बड़ी बात है? आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होता है। ओम्स लॉ कहता है भाई साहब अगर किसी भी सर्किट में आपको करंट चाहिए तो क्या करोगे? ईएमएफ देखो, ईएमएफ कितना? E डिवाइडेड बाई सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देखो। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब जो इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ वो कितना हुआ? EMF E डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। यह होगी बेटा डीसी सर्किट की बात, और यह आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। मैंने थोड़ा सा रिवीजन से स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि ये चीजें जो है काम आएंगी मुझे एसी में। सही बात है। अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक की ओर जिसका नाम है एसी सर्किट। अब हम देखेंगे ये एसी सर्किट में क्या मसला है। देखो बेटा, एसी सर्किट में जो ईएमएफ सोर्स होता है, ईएमएफ सोर्स होता है वो बैटरी नहीं होती, वो कुछ और होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा एसी जनरेटर। आई शाबाश, बहुत बढ़िया। डीसी सर्किट में सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या होता है? बैटरी। एसी सर्किट में सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या होता है? जनरेटर। उसको क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर। तो दिस इज द सिंबल ऑफ एन एसी जनरेटर। एक गोल बनाओ सर्कल और उसको ऐसे एक वेव डाल दो, साइनोसॉइडल वेव। तो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स एन ईएमएफ सोर्स विच इज नॉट ए डीसी सोर्स बट एन एसी सोर्स। अब डीसी सोर्स और एसी सोर्स में क्या फर्क है? डीसी सोर्स में जो ईएमएफ होता है बेटा वो क्या होता है? कांस्टेंट। लेकिन एसी सोर्स जो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है वो कांस्टेंट नहीं होता है बेटा, वो विद टाइम क्या होता है? चेंज, वेरिएबल ईएमएफ होता है। और वेरिएबल ईएमएफ में भी कौन सा फंक्शन? साइनोसॉइडल। तो ये हो गया बेटा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये देखो, इसका मतलब जो ईएमएफ में यूज कर रहा हूं उसका अगर मैथमेटिकल इक्वेशन देखोगे आप, इट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मतलब ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। टाइम का कौन सा फंक्शन है? साइनोसॉइडल फंक्शन। मतलब एसी सोर्स में जो ईएमएफ सोर्स यूज होता है, एसी सर्किट में जो ईएमएफ सोर्स यूज होता है, इट इज नॉट ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ बट इट इज अ ईएमएफ विच डिपेंड्स अपॉन द टाइम। How does it depend upon the time? साइनोसॉइडली वेरी करता है। तो इसका मतलब साफ साफ है, अगर मैं ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करूं तो बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। क्या आएगा? वेव। ये देखो ऐसे, इसको बोलते हैं ईएमएफ वेव। वेव जैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि साइनोसॉइडल है ना बेटा। साइनोसॉइडल है तो वेव जैसा ईएमएफ है ना बेटा, तो ग्राफ इसका वेवी ग्राफ होगा क्योंकि साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है। तो इसका मतलब एसी सर्किट में सबसे पहली चीज ईएमएफ सोर्स। ईएमएफ सोर्स के बारे में दो चीजें याद रखनी है। इट इज अ सोर्स ऑफ वेरिएबल ईएमएफ। वेरिएबल में कौन सा टाइप? साइनोसॉइडल टाइप। जब ग्राफ बनाओगे, ग्राफ कैसा बनाओगे बेटा? साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल मतलब ऐसे, वेव जैसा। सही बात है। दूसरा मैंने यहां पे जो बनाया हुआ है, इट इज एन एलसीआर सर्किट। इसको ज्यादा अच्छे से अगर हम लिखेंगे तो इट इज अ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो सबसे पहले मैं इसको क्यों कहता हूं सीरीज एलसीआर सर्किट? बराबर जैसे यहां पे तीन रेजिस्टर्स R1, R2, R3 किसमें है? सीरीज में। और यहां पर देखो आप बेटा, सर्किट में तीन चीजें, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। पहली चीज क्या है? रेजिस्टर। दूसरी चीज क्या है? कैपेसिटर। तीसरी चीज क्या है? इंडक्टर। यहां रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर किस में कनेक्टेड है बेटा? सीरीज में। तो इसलिए इसको मैंने क्या नाम रखा है? सीरीज एलसीआर सर्किट। अब तीनों को मैंने क्या कनेक्ट किया हुआ बेटा? डीसी सोर्स कनेक्ट किया कि एसी सोर्स कनेक्ट किया? द आंसर इज सर एसी सोर्स कनेक्ट किया। एसी सोर्स में कितना एमएफ दिया? जैसे डीसी सोर्स में आपने ईएमएफ दिया था ई, वो विद टाइम क्या रहा? कांस्टेंट। यहां आपने ईएमएफ क्या दिया? वेरिएबल। कितना? ई नॉट साइन ओमेगा टी। So this is a series L
दिस इज अ सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। बहुत बढ़िया। अब इन तीन रेजिस्टर्स ने क्या किया था? दे अपोजिड द फ्लो ऑफ करंट। विच करंट? DC करंट। अब ये तीन चीजें क्या करेंगी? दे विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट। बट विच करंट? AC करंट। बहुत बढ़िया। द रेजिस्टर्स in DC circuit opposes the flow of DC current, and these three things together, the resistance, the capacitance and the inductance, they also oppose the flow of AC current. अच्छा, if they oppose the flow of AC current, that means इनका भी तो एक नेट रेजिस्टेंस होगा ना बेटा। जैसे वहां नेट रेजिस्टेंस था R1 प्लस R2 प्लस R3, यहां पे क्या रेजिस्टेंस होगा? नेट। शायद आपका आंसर होगा सर नेट रेजिस्टेंस होना चाहिए R प्लस C प्लस L। गलत, बिल्कुल गलत। इफ यू से R प्लस C प्लस L, ब्लंडर हो गया भाई। यहां R प्लस C प्लस L नहीं होता है। यहां क्या होता है? दिमाग रखो बेटा। और रेजिस्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? R, वो ठीक है, मगर कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस या कैपेसिटर कितना अपोजिशन ऑफर करता है? कैपेसिटर कितना अपोजिशन ऑफर करता है उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते बेटा। ख्याल रखो इस चीज का। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज नॉट कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस, बट इट इज कॉल्ड एज XC। ये XC क्या होता है? इसको हम नाम रखते हैं बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बहुत बढ़िया। ये देखो, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज नॉट कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस, बट इट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसी तरह जो ये इंडक्टर है, इंडक्टर जो अपोजिशन करता है किसको? फ्लो ऑफ करंट को। किस फ्लो ऑफ करंट को? AC करंट को। उसको बेटा रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं XL। XL मतलब शाबाश याद होगा आपको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। वाह वाह, क्या बात। दैट मीन्स द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस, the opposition offered by the resistor is called as resistance। बहुत बढ़िया। the opposition offered by the capacitor is called as the capacitive reactance। the opposition offered by the inductor is called as the inductive reactance। अच्छा, अब इनके नेट को, जैसे DC सोर्स में आपने इनके नेट को क्या बोला था? नेट रेजिस्टेंस। अब यहां पे जो नेट अपोजिशन आई, क्या इसको हम नेट रेजिस्टेंस बोलेंगे? ना, गलत जवाब। इसको नेट रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। द नेट अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ, दिमाग बेटा मेरी ओर, द नेट अपोजिशन ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस इन अ सर्किट, the net opposition offered by the resistor, capacitor, inductor, or the net opposition offered by the resistor, capacitive inductance, inductive reactance is called as the impedance। ये यहां पर लिखा हुआ है बेटा, impedance of the circuit। तो बेटा AC सर्किट में नहीं बोलते हैं नेट रेजिस्टेंस, AC सर्किट में नहीं बोलते हैं नेट रेजिस्टेंस, AC सर्किट में बोलते हैं बेटा impedance। ये बात जरा गौर फरमाइए, बेसिक है बेटा। ये चीजें नहीं पता है तो आगे बेटा क्या करोगे नीट में? आगे तो मसला हो जाएगा। बेसिक चीजें पता होनी चाहिए ना। अब क्या किया हमने? हमारे पास एक सीरीज LCR सर्किट है। हम देख रहे हैं कि सीरीज LCR सर्किट जो करंट को अपोजिशन करता है, उस अपोजिशन को क्या बोलते हैं बेटा? इंपीडेंस बोलते हैं। उसको नेट रेजिस्टेंस बोलते नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। तो यहां पे मैंने लिखा है, अगर आपके फोन की स्क्रीन पे क्लियरली आप देख पाओगे, इंपीडेंस क्या है? इट इज द नेट इफेक्ट स्लैश नेट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ, ये अंडरलाइन करना है,
to the flow of DC AC alternating current through a circuit having capacitance and inductance. तो सीरीज एलसीआर सर्किट में कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है. किसी ऐसे सर्किट का जो इंपीडेंस है, तो नेट अपोजिशन है, उसी को हम बोलते हैं बेटा इंपीडेंस. तो इसका मतलब जैसे जो रोल डीसी सर्किट में नेट रेजिस्टेंस का है, वही रोल एसी सर्किट में इंपीडेंस का है. समझ गए ना बेटा? समझ गए तो लाइक दबाओ ना, लाइक. हमारे बच्चों का प्रॉब्लम पता क्या है? हमारे बच्चों का प्रॉब्लम यह है कि हमें लाइक नहीं करते, गैरों को तो लाइक दबाते हैं, अपनों को लाइक नहीं दबाते. अरे बेटा लाइक दबाया करो थोड़ा, जैसे हम आपको एनकरेज करते रहते हैं, आप भी हमें एनकरेज किया करो यार. लाइक दबाओ, लाइक. उसमें कंजूसी क्यों करनी है यार? लाइक दबाने से क्या जाएगा? ठीक है ना, लाइक दबाओ, मजा आएगा. अच्छा, अभी है बेटा इंपीडेंस, तो मैंने आप लोगों को बताया. अब मसला यह है कि बेटा जी, हाउ टू फाइंड दिस इंपीडेंस, हाउ टू फाइंड दिस इंपीडेंस. $1,000,000 क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड इंपीडेंस. बाय द वे मैं आपको दो चीजें बताता चलूं. इंपीडेंस को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो Z से करते हैं, और इसका भी SI यूनिट जो होता है वो ओम होता है. इंपीडेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, और इंपीडेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से बेटा, और इंपीडेंस का जो SI यूनिट होता है वो ओम होता है. जैसे नेट रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, वैसे ही इंपीडेंस का भी यूनिट ओम होता है. एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर लिखोगे बेटा, बोर्ड में पूछेंगे शायद, द SI यूनिट ऑफ इंपीडेंस इज ओम, या द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपीडेंस इज. ऑब्जेक्टिव नोट करेंगे बेटा, देख लेना. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड इंपीडेंस. देखो बेटा, फिर से मैं एक एलसीआर सर्किट बनाऊंगा. ये हो गया जी आपका रेजिस्टर, ये हो गया जी बेटा आपका कैपेसिटर, ये हो गया जी बेटा आपका इंडक्टर. इन तीनों को कनेक्ट करेंगे बेटा किसके साथ? एसी सोर्स के साथ. ईएमएफ कितना आपने दिया बेटा? E0 साइन ऑफ ओमेगा टी. अब रेजिस्टर ने ऑफर किया रेजिस्टेंस, कैपेसिटर ने ऑफर किया कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, इंडक्टर ने ऑफर किया इंडक्टिव रिएक्टेंस XL. अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं बेटा, व्हाट इज द नेट इंपीडेंस? पहले शायद आपका आंसर था R प्लस C प्लस L. मैंने बोला था गलत है. अब आप बोलोगे शायद अगर आप मेरे वर्ड्स आपके दिल को छू रहे हैं ना, शायद आप इस टाइम पे बोलोगे भाई साहब द नेट रेजिस्टेंस इज R प्लस. अब शायद आपका आंसर ज्यादा अच्छा होगा. अब आप बोलोगे सर R प्लस XC प्लस XL. शायद आप ये बोलोगे बेटा. चलो फिर भी मैं कहूंगा कि अभी आपका आंसर जो पहले था R प्लस C प्लस L, वो तो ब्लंडर था. इस टाइम भी आपने गलत ही बताया. अगर आप बोल रहे हैं R प्लस XC प्लस XL, आपने अगर ऐसा बोला, आपने अपने दिमाग से सवाल पूछा होगा, सर ये तो सीरीज में है तो सीधा सीधा ऐड करेंगे तो R प्लस XC प्लस XL आना चाहिए. लेकिन मैं कह रहा हूं भैया ये भी नहीं आ रहा, R प्लस XC प्लस XL भी नहीं आ रहा. ये भी गलत जवाब है. तो सीरीज एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस अगर आप बोलोगे सीरीज में है तो सीधा ऐड करेंगे R प्लस XC प्लस XL, तो बेटा गलत जवाब है. R प्लस XC प्लस XL तो नहीं आएगा. फिर क्या आएगा? दिमाग तो नहीं खराब हो रहा बेटा? फिर क्या आएगा बताओ? फिर क्या आएगा? कैसे हम ये सर्किट का इंपीडेंस निकालेंगे? वही तो टॉपिक है, हाउ टू फाइंड द इंपीडेंस ऑफ एन एलसीआर सर्किट. वही तो टॉपिक है बेटा. अच्छा जी, अब जरा बेटा एक गौर फरमाइए. जवाब भी मैं ही दूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है बेटा, जवाब भी मैं ही दूंगा. द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ मेथड कॉल्ड एज वेक्टर मेथड. और खतरनाक चीज बेटा नोट करते जाएंगे, इंपीडेंस ट्रायंगल और द इंपीडेंस ट्रायंगल मेथड. ये क्या बात हुई यार? मतलब कुछ और आपको सीखना पड़ेगा जिंदगी में बेटा.
तो एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस निकालने के लिए बेटा आपको वेक्टर मेथड या इंपीडेंस ट्रायंगल मेथड यूज करना पड़ेगा। एक नई टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी जो बहुत ही आसान है, जो बहुत ही आसान है। ठीक, क्या कहती है टेक्निक? ये बोलती है भाई साहब देखो, कुछ भी नहीं करना है, ड्रॉ रेजिस्टेंस कामा XC एंड XL एज वेक्टर्स। पहला स्टेप ये कि आपको रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉ करने पड़ेंगे एज रेजिस्टर्स, सॉरी एज वेक्टर्स। अब यहां पे सवाल ये कि सर हमने तो सुना था ये स्केलर्स होते हैं, सर हमने तो सुना था रेजिस्टेंस इज अ स्केलर, सर हमने तो सुना था XC इज अ स्केलर, सर हमने तो सुना था XL इज अ स्केलर। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, जो आपने सुना है बिल्कुल सही सुना है, ये है तो स्केलर्स। मैं कहां बोल रहा हूं भैया वेक्टर्स है, मैं बोल रहा हूं हम सिर्फ इनको वेक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर्स नहीं है ये, सिर्फ हम इनको वेक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? ताकि आप सर्किट का इंपीडेंस निकाल सको, इससे आसान हो जाता है। वरना मैथमेटिकली निकालोगे तो बहुत भयंकर बेटा, बड़े बड़े सांप जैसे इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ेंगे, वो तो हमसे होगा नहीं। मैं तो आपकी तरह हूं बेटा, मुझे भी कुछ नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम R, XC और XL को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट एज वेक्टर्स। अब रिप्रेजेंट अपने हिसाब से नहीं करना है, एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है जो मैं बताऊंगा आपको। क्या करना है बेटा, टुवर्ड्स राइट यू हैव टू ड्रॉ ए रेजिस्टर। राइट वर्ड आपको रेजिस्टर बनाना है, ठीक है। उसके बाद XC जो है, XC वेक्टर आपको अपवर्ड बनाना है, बहुत बढ़िया। उसके बाद XL जो है इसको एज अ वेक्टर हमेशा डाउनवर्ड बनाना है, XL। तो यू हैव टू ड्रॉ 3 वेक्टर्स, R, XC, XL। हमेशा 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 जिंदगी में बेटा याद रखो, R starts with resistance starts with R right, ऐसे आप याद रख सकते हो, R means right। तो रेजिस्टेंस वेक्टर राइटवर्ड, XC अपवर्ड, XL डाउनवर्ड, इसी को हम बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बेटा ये कितने वेक्टर्स है, 3। हमें तीनों वेक्टर्स का क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो बेटा अगर हम इन 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Z मतलब इंपीडेंस। द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ R, XC एंड XL गिव्स द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, नेट अपोजिशन ऑफ द सर्किट। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड अ रिजल्टेंट। अब यहां पे 2 केसेस हम करेंगे। यहां एरो मैंने बनाया, इट इज केस 1, और यहां पे भी बेटा एरो मैंने बनाया, इट इज केस 2। 2 पॉसिबिलिटीज है। नंबर वन, अगर आपका XC ज्यादा है किससे, XL से। अगर आपका XC XL से बेटा ज्यादा है तो हम बोलेंगे ये जो LCR सर्किट है, ये जो LCR सर्किट है जिसमें आपका XC XL से बेटा ज्यादा है, हम बोलेंगे इट इज अ कैपेसिटर डोमिनेटेड LCR सर्किट। XC क्या होता है, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC अगर ज्यादा है तो कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कैपेसिटर डोमिनेटेड LCR सर्किट। इसमें क्या होगा, अगर XC XL से ज्यादा है तो ये 2 वेक्टर्स एक दूसरे को क्या है, अपोजिट 180 डिग्री बना रहे हैं। तो इन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, XC माइनस XL। बहुत बढ़िया, तो मैं एक ही वेक्टर बनाऊंगा अपवर्ड्स। कितना होगा ये, XC माइनस XL होगा। आप बोलोगे सर क्यों होगा XC माइनस XL, क्यों नहीं होगा XL माइनस XC? क्योंकि बेटा मैं कौन सा कंडीशन कर रहा हूं, XC XL से ज्यादा है। अगर XC XL से ज्यादा है तो रिजल्टेंट अपवर्ड होगा XC माइनस XL। तो XC माइनस XL राइटवर्ड, सॉरी XC माइनस XL अपवर्ड बनाया, रेजिस्टेंस अभी भी राइटवर्ड है। और अब 3 वेक्टर्स कितने वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए, 2।
क्या क्या है वहां? राइट वर्ड है आर, अपवर्ड है एक्सी माइनस एक्सएल। इन दो वेक्टर्स का बेटा रिजल्टेंट निकालना है। आपको पता होना चाहिए जब जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे भी रिजल्टेंट जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है? एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर के बदले अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले बेटा बी के बदले एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जेड। इसी को हम जेड बोलते हैं। और ये जो एंगल है, ये एंगल जो जेड ने आर के साथ बनाया, इसको फाई बोलते हैं। ये फाई क्या होता है हम बाद में बताएंगे, फिलहाल आप इसको नोट करेंगे। द एंगल मेड बाय द Z of the circuit with R of the circuit, the angle made by the impedance of the circuit with the resistance of the circuit is called as phi. Phi को बेटा याद रखिए। अच्छा, केस सेकंड आप जरा खुद बताएंगे क्या होगा? केस सेकंड में क्या होगा? इसमें जो है आपका XL ज्यादा होगा XC से। अगर ऐसा हुआ कि XL ही XC से ज्यादा है तो क्या होगा? तो भी दो वेक्टर्स बनेंगे। राइट वर्ड तो आर ही बनेगा और डाउनवर्ड बनेगा बेटा डाउनवर्ड क्यों? क्योंकि एक्सएल एक्सी से ज्यादा है तो एक्सएल एक्सी अपोजिट है तो माइनस होंगे, लेकिन एक्सएल एक्सी से ज्यादा है तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड आएगा। कितना? एक्सी माइनस एक्सएल आएगा। बहुत बढ़िया। अब फिर से आपके पास कितने वेक्टर्स आए? दो। दोनों के बीच का एंगल कितना आया? 90। तो आपको बेटा याद होना चाहिए कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 होता है तो रिजल्टेंट ये होता है यहां से। इसी रिजल्टेंट को हम बोलते हैं Z, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अगेन यहां पे जो Z होगा, Z किसके बराबर होगा बेटा? अंडर रूट ऑफ, शाबाश, आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। अगेन इट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। और ये एंगल क्या है? फिर से बताएंगे बेटा, ये एंगल क्या है? ये एंगल क्या है? ये फिर से है फाई। क्यों? जो Z ने R के साथ बनाया वही है फाई। ये फाई क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। वादा रहा बेटा, वादा रहा। ये भी बताएंगे नहीं बेटा, इसको पूरा फील करवाएंगे हम। बताएंगे नहीं, पूरा फील करवाएंगे Z क्या है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दिस इज हाउ वी फाइंड Z. आई हैव डिस्कस्ड हाउ मेनी केसेस विद यू? 2 cases. Number 1, if XC is greater than XL, and number 2, if XL is greater than XC. मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? इंपीडेंस क्या होता है। नंबर 2, इंपीडेंस कैसे निकालते हैं। कितने केसेस में? 2 केसेस, केस 1, केस 2। अब केस थर्ड भी जरा देख लो। अब इतना खर्चा हो ही गया है भाई साहब, जरा केस थर्ड भी देखते हैं। फिर केस थर्ड भी देखते हैं यार। इसको जरा गायब करते हैं। गायब हो गया। केस थर्ड में बेटा, केस थर्ड भी बता दो जरा प्लीज। चलो यार, एक और कलर यूज करेंगे आज, मजा आएगा। कौन सा करेंगे भाई? हैं? रेड करेंगे, चलो ठीक है। अच्छा, केस थर्ड, अगर आपकी स्क्रीन पे प्यारा सा केस थर्ड है, जरा केस थर्ड भी गेस करेंगे। पहले केस में क्या था? XC वॉज ग्रेटर देन XL। दूसरे केस में क्या था? XL वॉज ग्रेटर देन XC। लिखा है ना यहां पे। पहले केस में क्या था? XC वॉज ग्रेटर देन XL। दूसरे केस में क्या था? XL वॉज ग्रेटर देन XC। अच्छा, तीसरे केस में मुझे बताओगे ना बेटा, अगर XC किसके बराबर हुआ? XL के बराबर हुआ। यह भी तो पॉसिबिलिटी है। जरा इसका क्या मतलब है? XC XL के बराबर हुआ, जरा मुझे बताओ यार, दिमाग खराब हो गया मेरा। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में बराबर है, मतलब जितना अपोजिशन XC दिखा रहा है उतना ही अपोजिशन इंडक्टर भी दिखा रहा है। जितना अपोजिशन, बेटा डिस्टर्ब मत करो प्लीज, कुसुम डिस्टर्ब करते हैं ना ये। भूल गया मैं क्या बता रहा था यार। वाज आई सेइंग? या
या इफ XC इज इक्वल टू XL, मतलब जितना अपोजिशन कैपेसिटर दिखा रहा है टू द फ्लो ऑफ AC, उतना ही अपोजिशन इंडक्टर भी दिखा रहा है टू द फ्लो ऑफ AC। अगर बराबर बराबर हो गए तो क्या होगा, जरा देखते हैं बेटा। फिर से राइट वर्ड क्या बनाओगे आप, और बहुत बढ़िया। अपवर्ड क्या बनाओगे आप, अपवर्ड बनाओगे XC। डाउनवर्ड क्या बनाओगे, डाउनवर्ड XL। अब XC और XL बराबर है, बराबर हो तो बेटा कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए तो मतलब Z किसके बराबर आया, फिर इक्वल टू R ओनली। ये तो इजी हो गया, ये तो इजी पीजी हो गया यार। वहां पे देखो Z का फॉर्मूला क्या बन रहा था, √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। लेकिन बेटा जब XC और XL एक दूसरे के बराबर है, जब XC और XL एक दूसरे के बराबर है तो सिर्फ R वेक्टर बचेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो Z किसके बराबर होगा, R के बराबर। मतलब नेट अपोजिशन इज इक्वल टू ओनली द रेजिस्टेंस। नेट अपोजिशन इज ओनली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। तो इस केस में हम बोलते हैं बेटा दिमाग मेरी और, दिमाग मेरी और। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोलते हैं बेटा यहां पे, इफ XC इज इक्वल टू XL, तो इसका मतलब हुआ बेटा जो Z होगा वो सिर्फ R के बराबर होगा। और इस केस में ये मिनिमम पॉसिबल Z होता है, मिनिमम। इस कंडीशन में सर्किट ऑफर्स द मिनिमम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ AC। इस कंडीशन को नोट करो स्टार मार्क करके, आगे मैं इसको और डिटेल में बढ़ाऊंगा बेटा। फिलहाल के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हेन डज a circuit offer minimum opposition to the flow of AC, when XC is equal to XL. How much opposition is offered in this particular case? In this particular case, XC is equal to XL, Z is equal to R. Equal to R. So minimum impedance होती है equal to R in a series LCR circuit. तो इसी सारी कहानी को हम बोलते हैं बेटा impedance triangle। तो इंपीडेंस अगर आपको निकालनी है, नेट इंपीडेंस निकालनी है, तो ये तरीके हैं। पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा इंपीडेंस क्या होता है, फिर आपको बोलना पड़ेगा कि इंपीडेंस हम कैसे निकालते हैं, कितने केसेस में, 3, XC ग्रेटर देन XL, XC लेस देन XL एंड XC इज इक्वल टू XL। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से देखो बेटा, टेंशन लेने वाली कोई बात तो है नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात तो है नहीं। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल जरा मुझे बताओ, इधर में अगर मैं लिखूं नंबर 1, व्हाट इज इंपीडेंस, इज इट क्लियर? व्हाट इज इंपीडेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे Z, इज इट क्लियर? यस, क्लियर हुआ तो बेटा लाइक ठोको, इंपीडेंस इज Z, लाइक मारो, लाइक। ये क्लियर हो गया। नंबर 2 मैंने आपको बोला इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल। ये भी क्लियर हो गया। इंपीडेंस क्या होता है, क्लियर। इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होती है, क्लियर। क्या होती है वो मैंने आपको बताया। अब थर्ड थिंग बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ इंपीडेंस ट्रायंगल, सिग्निफिकेंस ऑफ इंपीडेंस ट्रायंगल। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा, आप लोग आराम से बताओगे बेटा, यू आर गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंपीडेंस ट्रायंगल? नंबर वन गिव्स द Z of the circuit, ये तो आपको पता ही है। Z मतलब gives the net impedance of the circuit, ठीक है। ये तो क्लियर आउट है। 2 जो पॉइंट नंबर 2 है वो तो यही है। अब इस इंपीडेंस ट्रायंगल का एक और सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंपीडेंस ट्रायंगल, फर्स्ट सिग्निफिकेंस इट gives the Z of the triangle. And second important significance of this impedance triangle is it gives the लिखेंगे साथ साथ phase relationship between applied EMF
एंड करंट, ये अब मुझे डिस्कस करना है. What do you mean by the phase relationship between applied EMF and current? ये जरा मुझे बताओ. अब इंपीडेंस ट्रायंगल से हम एक और चीज निकाल सकते हैं जिसको मैंने बोला फेज रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड ईएमएफ एंड करंट. लेट तो नहीं हो गया बेटा? देखो बेटा, समझने के लिए और याद रखने के लिए यू हैव टू गिव मी टाइम. अगर आप मुझे टाइम दोगे ना बेटा समझने के लिए, अगर आप पेशेंस रखोगे, टाइम दोगे मुझे, आप आराम से ना, आराम से बैठना है यार, आराम से एंजॉय करो जैसे आपको लग रहा है कोई मूवी चल रही है. समझ आ रहा है? मुझे टाइम दो आप, मैं सब कुछ सिखाऊंगा प्लीज. ओके, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंपीडेंस ट्रायंगल? फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स अस द जेड ऑफ द सर्किट, वो मैंने डिस्कस किया. Second is gives the phase relationship between applied EMF and current. Now what do you mean by the phase relationship between EMF and current? चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसको थोड़ा फील करेंगे. एग्जांपल नंबर 1, जूला देखा है आपने कभी? जूला, JOOLA, जूला, जूला देखा है? अच्छा, ये मानो आप बेटा, ये एक जूला है, ध्यान से देखो, जूला, ये देखो जूला, ये कर रहा है ऑसिलेट, बहुत बढ़िया. ये है आप, क्या नाम है आपका? फयाज बेटा, शाबाश. ये फयाज अहमद का जूला है. और दूसरा जूला है बेटा, दूसरा जूला है आपके दोस्त का, मुश्ताक. ये मुश्ताक अहमद का जूला हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया. ये भी ऑसिलेट कर रहा है. हमारे पास दो जूले हैं, फयाज साहब का जूला, मुश्ताक साहब का जूला, दोनों बेटा ऑसिलेट कर रहे हैं. तो मैं बोलूंगा वी हैव टू ऑसिलेटिंग सिस्टम्स. हमारे पास दो ऑसिलेटिंग सिस्टम्स हैं. क्या क्या? एक फयाज साहब का, एक मुश्ताक साहब का. अब देखो, अगर ये साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, देखो साथ साथ, मेरी आवाज साथ, मतलब जब फयाज साहब का जूला मीन पोजीशन पे है उसी टाइम पे मुश्ताक साहब का भी जूला मीन पोजीशन पे है. दोनों साथ में मीन पोजीशन पे है, दोनों साथ में ही एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचते हैं. ये E1 पे पहुंच गया, ये भी उसी टाइम पे E1 पे पहुंच गया, ये E2 पे पहुंच गया, ये भी उसी टाइम पे E2 पे पहुंच गया बेटा. तो दो जूले हैं, साथ में मीन पोजीशन, साथ में एक्सट्रीम पोजीशन, साथ में दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, तो साथ में ही ऑसिलेशन हो रहा है. तो हम बोलेंगे बेटा मुश्ताक साहब का जूला और फयाज साहब का जूला आर इन फेज. इस केस में फयाज साहब का जूला और मुश्ताक साहब का जूला जो है वो फेज में है. They are oscillating in phase. When they are oscillating in phase, I will say the phase difference is 0. आप समझ में आ गया बेटा? फेज डिफरेंस इज 0 का मतलब क्या होता है? अगर दो चीजें सिंक्रोनाइज्ड मैनर में ऑसिलेशन करेंगे. अगर ऐसा हुआ, फयाज साहब का जूला मीन पोजीशन पे है लेकिन उस टाइम पे मुश्ताक साहब का जूला एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो मतलब ये ऑसिलेशन है आउट ऑफ फेज. एक मीन पोजीशन पे है, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन पे है. अब जब ये वाला जूला एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तब वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगा. तो दैट मींस इन जूलों का जो है आपस में फेज डिफरेंस है. तो हम बोलेंगे नाउ द फयाज साहब का जूला एंड मुश्ताक साहब का जूला, दे आर ऑसिलेटिंग आउट ऑफ फेज. एंड हाउ डू यू रिप्रेजेंट दिस मैथमेटिकली? दो वाइब्रेटिंग सिस्टम्स का आउट ऑफ फेज होना. देखो बेटा, अगर मैं फयाज साहब का जूला जो है, अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे ऐसे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. ये क्या है? ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स फयाज साहब का जूला. ये आपने पढ़ा होता है, इसमें डिटेल में नहीं, दिमाग मत खराब करो अपना. इक्वेशन मैंने लिखा. अब मुश्ताक साहब का जूला जो है उसको लिखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, ध्यान से देखो बेटा, ओमेगा टी प्लस फाई. ये अंडरलाइन रेड कलर, ये देख, यहां साइन के बाद क्या आया? ओमेगा टी.
लेकिन इसके झूले में साइन के बाद क्या आया, ओमेगा टी प्लस फाई। यहां साइन के बाद ओमेगा टी है या साइन के बाद ओमेगा टी प्लस फाई है, तो दो जूलों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है फाई, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फाई है ना बेटा। तो फाई रिप्रेजेंट्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू ऑसिलेटिंग सिस्टम्स, दैट इज फाई, द फेज डिफरेंस। कितना ये एक दूसरे से आउट ऑफ फेज है। फॉर एग्जाम्पल इसका थोड़ा फील लेंगे, इफ फाई इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, इफ फेज डिफरेंस इज 0 डिग्रीज, इसका मतलब फेज डिफरेंस 0 है तो सिंक्रोनाइज हो गए, साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। इफ फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2 या पाई या कुछ और, तो फेज डिफरेंस अगर पाई बाय 2 है, पाई या कुछ और है, तो मतलब इन फेज नहीं है, आउट ऑफ फेज चले गए। कितना, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फाई। समझ आ रहा है, फेज डिफरेंस। अच्छा जरा बेटा, अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, देखो बेटा ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, अब इसको हम हटाते हैं, अब हम इसको हटाते हैं बेटा। ये देखो, अब इसका हमारी प्रॉब्लम के साथ क्या लेना देना है यार, हमारी प्रॉब्लम के साथ क्या लेना देना है ये फेज डिफरेंस का, मैं आपको समझाता हूं क्या लेना देना है। बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। देखो बेटा, मैं यहां पे बनाऊंगा एक सर्किट, दिस इज आर, दिस इज सी एंड दिस इज एल। इनको मैं कनेक्ट करूंगा एसी सोर्स के साथ। हमने कितना ईएमएफ दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखो, ये हो गया एक ऑसिलेटिंग सिस्टम विच इज द ईएमएफ। तो ईएमएफ इज ऑसिलेटिंग, इस सर्किट को आपने एक ऑसिलेटिंग ईएमएफ दिया। अब इसमें करंट जो बनेगी, करंट, वो करंट भी क्या होगी, वो भी तो ऑसिलेटिंग होगी ना। तो मतलब हमारे पास दो चीजें ऑसिलेट कर रही है इस सिस्टम में, एक ईएमएफ एक करंट। जैसे वहां मुश्ताक साहब का झूला, फयाज साहब का झूला, यहां ईएमएफ इज वन ऑसिलेटिंग वेरिएबल एंड करंट इज द सेकंड ऑसिलेटिंग वेरिएबल। इसका मतलब देयर विल बी अ फेज रिलेशनशिप, देयर विल बी अ फेज रिलेशनशिप between current and EMF. There will be a phase relationship between current and EMF. और ये phase relationship current और EMF में कितना phase difference होता है, ये कौन देता है बेटा, ये कौन देता है, ये देता है impedance triangle। तो ये बात खतरनाक हो गई। यही बात हो जो मैं समझा रहा था कि जो इंपीडेंस ट्रायंगल होता है, इट ऑल्सो गिव्स अस द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। तो इंपीडेंस ट्रायंगल गिव्स अस द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज या ईएमएफ। सही बात है। जरा कैसे, देखो बेटा, अगर ये आर है, इंपीडेंस ट्रायंगल बनाओ, अगर ये आर है, ये मानो आप बेटा ये है एक्स सी माइनस एक्स एल। कब ये है एक्स सी माइनस एक्स एल, इफ शाबाश एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, तब ये जो रिजल्टेंट है ये हो गया इंपीडेंस, और ये है फेज रिलेशनशिप फाई, जो मैंने बोला था द एंगल मेड बाय जेड विद आर इज फाई। सही बात। जरा ये फाई की वैल्यू क्या आएगी अब, tan फाई इज इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल फाई, tan ऑफ दिस एंगल फाई इज इक्वल टू perpendicular by base. What is perpendicular? XC minus XL. What is base? Divided by R. This is the phase difference between the current and the voltage. And what is the formula? What is the formula? Shabash. What is the formula? Tan phi is perpendicular by base. Perpendicular कितना था बेटा, XC minus XL. Base कितना था बेटा, R. तो tan phi कितना आएगा बेटा, XC minus XL by R. अब अगर बेटा नोट, अगर एक्स सी ज्यादा है किससे, एक्सएल से, अगर एक्स सी एक्सएल से ज्यादा है तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। क्यों, अगर एक्स सी एक्सएल से ज्यादा है तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया, फाई भी पॉजिटिव हो गया, फाई भी पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव फाई का मतलब होता है, अगर फाई की वैल्यू पॉजिटिव आती है ना, तो इसका मतलब होता है करंट इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग। शाबाश, बहुत बढ़िया। दूसरा,
अगर XC आया लेस देन XL, अगर ऐसा हुआ कि आपके सर्किट में XC XL से क्या है, कम, तो XC अगर XL से कम है तो phi की वैल्यू क्या आएगी, phi इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बेटा, इस टाइम पे करंट जो है, करंट इज लैगिंग। अच्छा, अगर phi की वैल्यू पॉजिटिव है तो करंट आगे भाग रहा है, अगर phi की वैल्यू नेगेटिव है तो करंट वोल्टेज से पीछे। उसी का मतलब होता है लीड एंड लैग। इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज आवर सिग्निफिकेंस ऑफ द इंपीडेंस ट्रायंगल। नंबर 1 बेटा, पूरा एसी का चैप्टर ही इंपीडेंस पे है। इंपीडेंस खत्म, चैप्टर खत्म। नंबर 1, इंपीडेंस ट्रायंगल ने हमें क्या बोला कि सर्किट की इंपीडेंस कितनी है। नंबर 2, इंपीडेंस ट्रायंगल ने हमें क्या बोला कि फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कितनी है। थर्ड सिग्निफिकेंस, 3 पॉइंट्स में बेटा हम करेंगे इसको। थर्ड सिग्निफिकेंस, थर्ड पॉइंट 2 पॉइंट्स तो मैंने क्लियर किए, इंपीडेंस ट्रायंगल के 2 पॉइंट्स तो हमने बेटा क्लियर किए। अब जरा तीसरी ओर भी गौर फरमाओ, तीसरे पॉइंट की ओर भी गौर फरमाओ बेटा। थर्ड पॉइंट, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ इंपीडेंस ट्रायंगल। टाइम को तगू 46 बस खत्म। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर से सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बेटा। इंपीडेंस ट्रायंगल की सिग्निफिकेंस, पहली सिग्निफिकेंस बोली आपको, दूसरी सिग्निफिकेंस बोली आपको, तीसरी सिग्निफिकेंस। इंपीडेंस ऑफ द ट्रायंगल, impedance of the circuit is used to find current in the circuit. सीधी सी बात, current in the circuit। ये इंपीडेंस ट्रायंगल का तीसरा सिग्निफिकेंस है, या इंपीडेंस का तीसरा सिग्निफिकेंस है कि इंपीडेंस अगर आपको सर्किट का पता चला, फेज रिलेशनशिप अगर आपको करंट और वोल्टेज के बीच में पता चला, तो आप क्या निकाल सकते हैं कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान से देखोगे बेटा, ध्यान से देखोगे। दिस इज द रेजिस्टर, दिस इज द कैपेसिटर एंड दिस इज द इंडक्टर। ध्यान से देखो, ध्यान से। हमने इसको क्या दिया, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कितना दिया बेटा, E इक्वल्स टू E0। आगे बोलेंगे बेटा साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया XC, व्हाट इज XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हो गया XL, व्हाट इज XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका Z हमने निकाला, ठीक है। अब अगर ईएमएफ इतना है तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, ये सवाल है। तो जाहिर सी बात है ना बेटा, जो करंट होता है, करंट भी तो ऑसिलेटिंग होगा ना, क्योंकि 2 ऑसिलेटिंग सिस्टम्स है, एक है ईएमएफ, दूसरा है करंट। तो करंट में क्या होगा, यहां पे अगर E0 है तो करंट में क्या होगा, I0। E0 रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम ईएमएफ, I0 रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम करंट। अब ये ऑसिलेटिंग है इसलिए साइन ओमेगा टी है, ये भी ऑसिलेटिंग है, इधर भी साइन ओमेगा टी आएगा, मगर यहां प्लस फाई भी आएगा या माइनस फाई भी आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा करंट भी ऑसिलेटिंग सिस्टम, वोल्टेज भी ऑसिलेटिंग सिस्टम, दोनों के बीच में एक फेज रिलेशनशिप होगा ना। वो फेज रिलेशनशिप कितना है, फाई। वो फाई कहां से निकालते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल से। तो यहां पर बेटा अगर आपने ईएमएफ E0 साइन ओमेगा टी दिया तो करंट कितना बना, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आपको समझ में आया कि I0 क्यों, इट इज द मैक्सिमम करंट। आपको समझ आया साइन क्यों, क्योंकि ऑसिलेटिंग करंट है। आपको समझ में आया ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई क्यों, क्योंकि बेटा करंट और वोल्टेज के बीच में एक फेज रिलेशनशिप होगा, दैट इज फाई। तो वायर नीचे लिखेंगे बेटा, वायर, ये जो फाई होता है, फाई कैसे हमने निकाला था, tan इनवर्स ऑफ शाबाश XC माइनस XL बाय R, इंपीडेंस ट्रायंगल से। स्लाइड रिवाइंड पे देख सकते हो आप, ओके। XC माइनस XL बाय R, ये फाई
पॉजिटिव कब होगा? जब XC XL से ज्यादा होगा। ये फाई नेगेटिव कब होगा? जब XC XL से कम होगा। तो उस केस में लीड करेगा, इस केस में लैग करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो करंट होती है बेटा, करंट या तो, ध्यान से देखो, तीन चीजें बोलूंगा। करंट वोल्टेज को या तो लीड करेगी, कब? जब XC XL से ज्यादा होगा। करंट वोल्टेज को या तो लैग करेगी, कब? जब XC XL से कम होगा। थर्ड थिंग, इधर 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 इधर, अगर ऐसा हुआ ना कि XC और XL जो है ये बराबर है, इस केस में क्या होगा? अरे यार इजी है ना। अगर XC XL के बराबर है, XC XL के बराबर है, तो माइनस होके जीरो बनाएंगे। इसका मतलब हुआ इस केस में फाई जो है वो जीरो आएगा। इस केस में फाई जो है वो जीरो आएगा। फाई जीरो मतलब यहां पे प्लस माइनस जीरो होगा। इसका मतलब हुआ ना बेटा, जो करंट होगा ना, करंट होगा बेटा I नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखो, इस केस में करंट होगा I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो ईएमएफ में क्या है? E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट में क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस नहीं है मतलब ईएमएफ और करंट सिंक्रोनाइज हो गए। दोनों साथ में जीरो बनेंगे, साथ में मैक्सिमम, साथ में मिनिमम, एक दूसरे का साथ ये नहीं छोड़ेंगे। अब साथ में सब कुछ करेंगे। कब? साथ में सब कुछ तब करेंगे अगर फाई की वैल्यू बेटा जीरो होगी। ठीक है? और फाई की वैल्यू कब जीरो होती है? जब XC और XL बराबर बराबर होते हैं। बात हो गई खत्म। ठीक है? तो अब हमने देखा कि इंपीडेंस का सिग्निफिकेंस ये भी है, इंपीडेंस का सिग्निफिकेंस ये भी है कि हमें इंपीडेंस से करंट और वोल्टेज के बीच का फेज रिलेशनशिप पता चला। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे I नॉट क्या है? I नॉट देखो, E नॉट क्या है? E नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF। व्हाट इज I नॉट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। सो हम लिखेंगे यहां पे व्हाट इज I नॉट, इसको हम बोलते हैं करंट एम्पलीट्यूड। इसको हम बोलते हैं बेटा करंट एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है करंट एम्पलीट्यूड? ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये भी मैं निकाल सकता हूं आराम से, डरने के बगैर। देखो बेटा, मैं लिखूंगा ऐसे, यूजिंग ओम्स लॉ, एनालॉग यहां पे यूज करेंगे ओम्स लॉ का। करंट किसके बराबर होता है? करंट किसके बराबर होता है? वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। मुझे पीक करंट चाहिए। पीक करंट मतलब मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट किसके बराबर होगा? मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस लिखोगे क्या? नहीं। अगर आपने मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस लिखा ना, तो इसका मतलब बेटा 50 मिनट मैंने लेक्चर के ना बर्बाद कर दिए, अपनी जिंदगी के 50 मिनट मैंने जाया कर दिए। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कहां से आएगा यार? क्योंकि हम तो LCR सर्किट की बात कर रहे हैं, यहां पे रेजिस्टेंस थोड़ी ना होती है, यहां पे तो इंपीडेंस होती है। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम करंट इज मैक्सिमम EMF डिवाइडेड बाय Z वायर। Z वायर, Z इज द इंपीडेंस। और Z किसके बराबर होता है बेटा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, शाबाश शाबाश शाबाश, XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो ये I नॉट की वैल्यू भी आ गई। सारी चीजें हमने खत्म की। हमने देखा इंपीडेंस क्या होता है, हमने देखा इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, हमने देखा इंपीडेंस ट्रायंगल से क्या क्या निकल सकता है। इंपीडेंस ट्रायंगल से इंपीडेंस निकलेगा, इंपीडेंस ट्रायंगल से फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज निकलेगा, इंपीडेंस ट्रायंगल से करंट का एम्पलीट्यूड भी निकलेगा बाय यूजिंग दिस इक्वेशन I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय Z। तो ये हो गया बेटा खत्म AC का लेक्चर नंबर 1। ये थोड़ा मुश्किल चैप्टर है बेटा। देखो, AC इज अ चैप्टर विच मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड। अगर बच्चों को समझ भी आया होता है लेकिन शायद फील नहीं होता है। तो मैंने पूरी कोशिश की, यहां पे मैं थोड़ा आहिस्ता गया। हालांकि मैं पूरा 1 घंटे में पूरा चैप्टर उड़ा सकता था, लेकिन आपके लिए बेटा मुझे थोड़ा आहिस्ता जाना पड़ा, क्योंकि यहां टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा है, ताकि आप लोगों को ये, अगर आप 50 मिनट दे रहे हो मुझे जिंदगी के, तो थोड़ा बहुत बेटा आपको मुझसे फायदा भी होना चाहिए, आपको चीजें याद भी रहनी चाहिए। इस वजह से मैं यहां पर थोड़ा स्लो गया, क्योंकि मेरे को AC में एक और लेक्चर भी लगेगा कल इंशाअल्लाह रहमान। कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा
रेजोनेंस इन एन एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस क्या होता है और ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, उसमें एक लेक्चर देंगे, बात हो गई खत्म, ईएमआई भी खत्म, एसी भी खत्म। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक मार दो यार, एक लाइक मार दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा। तो फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, दुआओं में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।